गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं नीरज सर एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने डेली करंट अफेयर के सेशन में। और गुरु ज्ञान अड्डा पर आज हम 27 और 26 जून के कमांड सेशन को पढ़ेंगे। इससे संबंधित 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। साथ ही फटाफट से आप अपने सभी दोस्तों को यह सेशन शेयर करते हुए लाइक कर दीजिए। और आज के पहले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। आप सेशन को एंड तक देखें, पूरा देखें। क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। हाल ही में भारत के अलावा किस दूसरे देश में दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय खुला है? यानी कि भारत से बाहर विश्व का पहला कौन सा विदेश है जिसमें योगा विश्वविद्यालय खुला है? तो ये है आपका अमेरिका। तो आपको बता देते हैं कि हाल ही में भारत के अलावा अमेरिका में अमेरिका देश में दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय खुला है, जो कि लॉस एंजलिस शहर में वायु नाम से, यानी कि वायु मतलब विवेकानंद योगा विश्वविद्यालय के नाम से $50 लाख के साथ खुला है। मतलब $50 लाख की इसमें लागत के साथ में ये खुला है। देखिए, अमेरिका की बात हो रही है तो एक तो आपको ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन ही जाता है। इसके अलावा आप ये भी ध्यान रखना कि अभी हाल ही में 5-6 दिन पहले ही अमेरिका के डेलावेयर प्रांत में हिंदू देवता हनुमान जी की भी 25 फुट ऊंची मूर्ति स्थापित की गई है। तो दो क्वेश्चन आपके यहाँ से इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। साथ ही आपको याद रखना है गीता पासी का नाम। गीता पासी कौन है? तो ये भारतीय मूल की अमेरिकी महिला हैं, जो पहली राजदूत के रूप में नियुक्त की गई हैं इथोपिया में। मतलब अमेरिकन भारतीय अमेरिकी पहली महिला हैं जो कि इथोपिया में आपके राजदूत के रूप में नियुक्त की गई है अमेरिका की ओर से। और इसके अलावा हाल ही में इंडिया आइडिया समिट भारत और अमेरिका के मध्य में एक व्यापार को बढ़ावा देने हेतु एक समिट होती है अमेरिका की ओर से। वो आपकी 21 और 22 जुलाई को संभावित हो चुकी है, जो कि वर्चुअल तरीके से आपकी की जाएगी। स्टैटिक जीके की बात कर लेते हैं तो वाशिंगटन अमेरिका की राजधानी है, जो कि पोटोमैक नदी के किनारे पर बसा हुआ है। आपके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। इनकी मिसेज का नाम है मलेनिया ट्रंप, जो कि द आर्ट ऑफ डील अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मलेनिया ट्रंप के नाम से इनके ऊपर एक किताब भी आई थी, जिसके लेखक थे मेरी जॉर्डन। यहाँ की मुद्रा है US डॉलर। इसी के साथ ही हाल ही में अमेरिका ओपन स्काई ट्रीटी संधि और WHO से अलग हो गया है। यानी कि हाल ही में WHO और जो ओपन स्काई संधि थी, उन दोनों से अमेरिका अलग हो चुका है। इससे पहले 2019 में अमेरिका जो शस्त्र व्यापार संधि है उससे भी अलग हो चुका है। तो आपको ध्यान रखना है। वहीं जो अभी हाल ही में G7 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से ये जुड़ गया है। मतलब कि जो G7 AI देश हैं उनसे ये जुड़ गया है। हाल ही में नासा ने चंद्रमा का डिजिटल एकीकृत भूवैज्ञानिक नक्शा भी लॉन्च किया है। इसी के साथ तरनजीत सिंधु का नाम याद रखना। तरनजीत सिंह सिंधु भारत में अमेरिकी अमेरिका में राजदूत नियुक्त किए गए हैं। इसी के साथ जे अरुण कुमार का नाम ध्यान रखना, USA क्रिकेट संघ के कोच बनाए गए हैं। इसी के साथ भारत अमेरिका बॉन्ड धारकों की सूची में 12वें स्थान पर रहा है, जो कि अभी 3-4 दिन पहले सूची जारी हुई थी। उसमें भारत जो अमेरिकी बॉन्ड धारक हैं उनमें 12वें स्थान पर रहा है, जबकि पहले नंबर पर चीन रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ ही हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें मौलिक अधिकार, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक लिए गए हैं, ये राष्ट्रपति पर महाभियोग और हमारे जो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की जो प्रक्रिया है, उनको सबको अमेरिका के द्वारा अमेरिका के भारतीय संविधान के द्वारा यहाँ मिलाया गया है, लिया गया है। इसी के साथ आपको फोटो प्रोवाइड करवा देते हैं। फोटो की स्लाइड क्या कह रही है? भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में शुरू हो गया है। विवेकानंद योग विश्वविद्यालय नाम की इस संस्था का उद्घाटन 23 जून को विदेश राज्य मंत्री मुरलीधरन ने
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। जाने माने योग गुरु नागेंद्र इस विद्यालय के पहले अध्यक्ष होंगे। तो ये चीज़ आपको तीनों स्लाइड हैं, मतलब तीनों जो पॉइंट हैं उन तीनों पॉइंटों में आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश ने कौन से कोविड-19 आइसोलेशन इकाइयों के लिए देश में प्रथम स्थान पा चुका है? तो ये पा चुका है कोविड-19 के लिए आइसोलेशन इकाइयों वाले रेल डिब्बों का परिचालन करने के मामले में प्रथम स्थान पा चुका है। तो देखिए कुछ ना कुछ कारणों से यूपी और एमपी लगातार चर्चाओं में रह रहे हैं। तो आपको बता देते हैं इसी के साथ, और जो आपके हैं कोविड-19 के लिए आइसोलेशन इकाइयों वाले रेल डिब्बों का परिचालन करने वाला पहला राज्य बन चुका है आपका उत्तर प्रदेश। इससे पहले उत्तर प्रदेश के हर जिले अस्पताल में, यानी कि हर जिलों के अस्पतालों में, जो बड़े अस्पताल होते हैं जिला मुख्यालय पर, उनमें 1-1 लाख बेडों की व्यवस्था करने वाला भी पहला राज्य बना था आपका उत्तर प्रदेश। इसी के साथ इसी के साथ राज्य के सभी अस्पतालों में वेंटिलेटर बेड सुविधा देने वाला भी पहला आपका राज्य बना था उत्तर प्रदेश। इसी के साथ कोविड-19 के लिए पूल टेस्टिंग शुरू करने वाला भी भारत का पहला राज्य बना था आपका यूपी। किंग जॉर्ज हॉस्पिटल जो कि आपके उत्तर प्रदेश लखनऊ में स्थित है, यहाँ प्लाज्मा थेरेपी से कोविड-19 का इलाज करने वाले प्लाज्मा थेरेपी से कोविड-19 का इलाज करने वाला देश का पहला हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल ये बन गया था। इसी के साथ भारत का पहला हेल्थ एटीएम भी लखनऊ के चारबाग स्टेशन से संचालित किया गया था। इसके अलावा हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि वो हर पुलिस थाने व अस्पताल, मतलब कि जो हर जिला के जो मुख्य संस्थान हैं उनमें कोविड हेल्थ डेस्क बनाएगा और यह आम जनता हेतु सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करेगा। अब इसके अलावा आप ध्यान दीजिएगा, हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रतिजन परीक्षण करने की भी घोषणा कर दी है, जो कि कोविड-19 की जांच हेतु की गई है। मतलब कि कोविड-19 की जांच हेतु जनता के लिए प्रतिजन परीक्षण करने की घोषणा कर दी है योगी सरकार ने। जियोटेक कम्युनिटी किचन सेंटर जो कि गूगल के साथ में शुरू किया था, वो आपका पहला शुरू करने वाला यूपी आपका राज्य बना था। वर्चुअल कोर्टों के माध्यम से सुनवाई करने वाला भी देश का पहला राज्य यूपी बना था। कौन कौन सी योजनाएं अब तक यहाँ इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, तो आपको बता देते हैं। बाल श्रमिक विद्या योजना भी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको पढ़ाई थी। श्रमिक कल्याण आयोग का गठन, प्रवासी आयोग का आयुष कवच कोविड ऐप एप्लीकेशन, जन सुनवाई पोर्टल को भी लॉन्च किया है। इसी के साथ यूपी स्टार्टअप फंड शुरू किया है, और ये जो स्टार्टअप फंड शुरू किया था ये सिडबी के साथ मिलकर शुरू किया है। प्रवासी राहत मित्र एप्लीकेशन भी यहाँ लॉन्च की गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश मनरेगा के तहत श्रमिकों को सर्वाधिक रोजगार देने वाला राज्य बन गया है देश का पहला यूपी। लेकिन आपको बता देते हैं छत्तीसगढ़ भी मनरेगा के तहत रोजगार देने वाला पहला, सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला पहला देश का राज्य बना था, लेकिन वो बना था आपका लॉकडाउन के अंतर्गत। अब लॉकडाउन के बाद में ये पहला राज्य बन चुका है। जो आपकी गोरखपुर की टेराकोटा मूर्ति कला है उसको भी अभी हाल ही में क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। इसके अलावा देख लेते हैं स्टैटिक जीके का क्वेश्चन। तो देखिए राजधानी रहेगी लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे पर है। यहीं पर आपका लखनऊ में डिफेंस एक्सपो 2020 आयोजित किया गया था फरवरी में। इसी के साथ ही राजनाथ सिंह का लोकसभा सांसद क्षेत्र है लखनऊ। मुख्यमंत्री आपके योगी आदित्यनाथ हैं, जबकि डिप्टी सीएम यूपी के दिनेश शर्मा केशव प्रसाद मौर्य हैं, और आपके जो राज्यपाल हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं। मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर हैं। इसके अलावा आपको इस स्लाइड में दिखा देते हैं जो क्वेश्चन की चर्चा हमने की थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 संदिग्ध रोगियों के लिए अलग अलग इकाइयों के रूप में रेल डिब्बों का उपयोग शुरू कर दिया है।
देश में सबसे पहले उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी में मऊ जंक्शन पर कोविड कोच तैनात किया है। तो ये जो टॉप, ये आपका पॉइंट नंबर 2 रहेगा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। इसी के साथ ही तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। भारतीय रेलवे राज्यों को 5,231 आइसोलेशन डिब्बों की पेशकश करने के लिए तैयार है और संबंधित जोनल रेलवे ने कोचों को संगरोध सुविधाओं के रूप में परिवर्तित कर दिया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बाद दिल्ली, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मध्य प्रदेश भी रेल डिब्बों का उपयोग कर रहे हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसी के साथ ही अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। तो हाल ही में प्रज्ञान भारती योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये की गई है आपकी असम सरकार ने। तो असम जो आपकी सरकार है उसने प्रज्ञान भारती योजना शुरू की है। तो क्या है ये प्रज्ञान भारती योजना? तो आपको बता देते हैं, जो प्रज्ञान भारती योजना है आपको मोटा मोटा बता देते हैं, बाकी आप स्लाइड को खुद पढ़ लेंगे। देखिए, जो प्रज्ञान भारती योजना है ये असम राज्य सरकार ने राज्य के छात्र छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु ये योजना शुरू की है। और जो अभी असम सरकार का जो बजट आया है, आम बजट, उसमें इसकी चर्चा की गई है इस योजना की। तो इस योजना के अंतर्गत स्कूली और कॉलेज छात्रों की जो फीस है उसको माफ़ कर दिया जाएगा। फ्री बुक, ड्रेस और जो आवश्यक पढ़ाई सामग्री होती है वो फ्री दी जाएगी। जबकि ग्रेजुएट छात्रों को 1,000 रुपये तक और पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों को 2,000 रुपये तक ये किताब व अन्य पढ़ाई सामग्री खरीदने के लिए राज्य सरकार देगी। शिक्षा जो लोन होता है उस पर 50,000 तक की राज्य सरकार जो है आपकी सब्सिडी देगी छात्रों को, ताकि कोविड-19 के चलते लोगों को राहत मिल सके। बाकी इसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, आपकी जो राजधानी रहेगी वो रहेगी यहाँ की दिसपुर। न्यायिक राजधानी आपकी गुवाहाटी रहेगी। जो मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल हैं। गवर्नर आपके जगदीश मुखी हैं। मुख्य न्यायाधीश अजय लामा हैं गुवाहाटी उच्च न्यायालय के। योजना आपकी धनवंतरी योजना, भवन साथी योजना और अरुंधति योजना आपकी यहाँ मुख्य रूप से लॉन्च की गई हैं। कोविड-19 से मरने वाले पत्रकारों को 50 लाख रुपए तक का जीवन बीमा कवर देने वाला पहला राज्य बना था आपका असम। इसी के साथ अभी हाल ही में कोविड-19 के चलते जो 500 सालों के इतिहास में अम्बुबाची मेला है जो कामाख्या मंदिर के लिए फेमस है, वो आप उस पर आपके रोक लगा दी गई है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर का जो खीर भवानी मेला है उस पर भी रोक लगा दी गई है। आपको ध्यान रखना है, खेलो इंडिया गेम्स जो 3rd संस्करण हुआ था वो आपका गुवाहाटी में संपन्न हुआ था। इसमें फर्स्ट पोजीशन पर रहा था महाराष्ट्र 256 मेडल्स के साथ में। भूपेन हजारिका सड़क पुल जो कि भारत का अब सबसे लंबा सड़क पुल बन चुका है, ये आपके लोहित नदी पर बनाया गया है, 9.15 किलोमीटर लंबाई का। बोगी बिल पुल ये भी आपका डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुर नदी पर बनाया गया है बीआरओ के द्वारा, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अब भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल बन गया है आपका। इसके अलावा हाल ही में पहला श्यामा प्रसाद जो मुखर्जी अवार्ड था ये आपका दिया गया था, जो आपके मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, उनको ये दिया गया था हाल ही में, मतलब कुछ समय पहले ही। बाकी स्टैटिक जीके की पोर्शन की बात कर लेते हैं। तो असम का जो गठन हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। लोकसभा सीट 14 हैं, राज्यसभा सीट 7 हैं, विधानसभा सीट 126 हैं। राज्य पशु आपका एक सींग वाला गेंडा है, जिसके लिए एक अभ्यारण्य है काजीरंगा नेशनल अभ्यारण्य, वो बड़ा फेमस है इसके लिए। राज्य पक्षी आपका श्वेत पंखी बतख है। और राज्य पुष्प आपका द्रौपदी माला है, मतलब एक पुष्प आता है द्रौपदी माला के नाम से, मतलब वहाँ असम में उसको द्रौपदी माला कहा जाता है, तो इसका नाम ध्यान रखेंगे। सीमा इसकी 7 राज्यों के साथ में लगती है, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी 2 देशों के साथ लगती है, भूटान और बांग्लादेश। जिलों की संख्या 33 है, राजस्थान में भी जिलों की संख्या वर्तमान में 33 है। असम के प्रमुख लोक नृत्य देख लेते हैं। तो अंकिया नाट, झुमुरा, राजस्थान में इसे झमूरा कहते हैं, लेकिन असम में इसको झुमुरा कहते हैं, तो नाम ध्यान रखेंगे।
बगु रंबा, बगु रंबा भी एक आपका लोक नृत्य है असम का। होमजाई नाई, खेल गोपाल, नट पूजा महाराज, बिछुआ, और इसके अलावा कली गोपाल और बिहू। ये आपके फेमस जो आपके क्वेश्चन मतलब किसी ना किसी तरीके से आते रहे हैं, ये वो आपके प्रमुख लोक नृत्य हैं असम से। राष्ट्रीय उद्यानों की बात कर लेते हैं। नेशनल पार्क आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, अभी बताया था, एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। इसके अलावा मानस राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू साइखोई नेशनल पार्क और नमेरी राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क आपके यहाँ पर प्रमुख बनते हैं। इसके अलावा प्रमुख जनजाति कौन कौन सी हैं, तो देखिए राभा, दिमारा, कोछारी, बोडू, अभोर, आओ, मिहिर और लुसाई। इसी के साथ आधिकारिक भाषा यहाँ की बनती है असमी। अफ्रीकन जो स्वाइन फ्लू का मामला आया था, जो कि हमारे पालतू और जंगली सुअरों में फैल रहा था, उसका सबसे पहला केस आपका असम से ही निकल कर आया था। तो स्वाइन फ्लू का जो अफ्रीकन स्वाइन फ्लू है, इसका पहला केस असम से निकल कर आया था, ये ध्यान रखेंगे। असम की पहली ट्रांसजेंडर न्यायाधीश कौन है, तो स्वाति विधन बरू हैं, ये याद रखेंगे। इसी के साथ असम की वर्तमान में खेल ब्रांड एम्बेसडर हेमा दास हैं, जो कि एक एथलीट हैं यानी कि धाविका हैं। जीएसटी और एनआरसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य भी आपका असम है। डिब्रूगढ़ भारत का पहला व सबसे पुराना खनिज तेल शोधक कारखाना है। प्रियंका चोपड़ा असम की पर्यटक यानी कि पर्यटन मतलब कि टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर हैं आपकी वर्तमान में। आईआईटी गुवाहाटी का नाम ध्यान रखना, इसने बड़ी जगहों को ड्रोन से सैनिटाइज करने के लिए मतलब बड़ी जगहों को सैनिटाइज करने के लिए एक ड्रोन विकसित किया था, जिसका पहला उपयोग मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में किया गया था, दूसरा उपयोग उसका चंडीगढ़ शहर में किया गया था। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। तो हाल ही में आईआईटी बॉम्बे के छात्रों व शोधकर्ताओं ने किस महत्वपूर्ण चिप का विकास किया है, तो देखिए महत्वपूर्ण चिप का विकास किया है ध्रुव नाम से। और जो ये आपकी एक स्वदेशी रिसीवर चिप है, तो आपको इसके बारे में बता देते हैं। ध्रुव नामक स्वदेशी रिसीवर चिप को बनाया है आईआईटी बॉम्बे के छात्र और शोधकर्ताओं ने। यह चिप मोबाइल फोन व नेविगेशन डिवाइस में इस्तेमाल करके मार्ग रास्तों को खोजने में मदद हेतु इस्तेमाल किया जा सकेगा। कुछ दिनों पहले ही लॉकडाउन के चलते एक डिजिटल स्टेथोस्कोप और जिसका नाम था आयुसिंक और क्वारंटाइन ऐप भी आपका विकसित किया था आईआईटी बॉम्बे ने। इसी के साथ ही जो भारत का नेविगेशन सिस्टम है उसका नाम है नाविक, जिसका मतलब होता है नेविगेशन विद इंडियन कंस्टेलेशंस। और इसी के अलावा अमेरिका का जो जीपीएस सिस्टम है उसका अमेरिका का जो नेविगेशन सिस्टम है उसको हम जीपीएस के नाम से जानते हैं, जो कि आप अपने मोबाइल में चलाते भी होंगे। तो देखिए खबर आपकी ये रहेगी। तो भारत का जो आपका नेविगेशन सिस्टम है उसका नाम नाविक है, ये आपको याद रखना है। आईआईटी बॉम्बे की स्थापना 1958 में हुई थी। आईआईटी बॉम्बे के छात्रों और शोधकर्ताओं ने हाल ही में एक स्वदेशी रिसीवर चिप ध्रुव को विकसित किया है। इस चिप का उपयोग देश के स्थानों और मार्गों को खोजने के लिए स्मार्टफोन और नेविगेशन उपकरणों में किया जा सकेगा। यह भारत के नेविगेशन उपग्रह के नाविक समूह के साथ साथ अमेरिका के ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, देखो जीपीएस, अभी जो मैं आपको बता रहा था अमेरिका की जीपीएस की फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, आधारित उपग्रहों से किसी भी व्यक्ति के स्थान या सटीक निर्धारण के लिए संकेत प्राप्त कराएगा। देखिए इसी के साथ कुछ आईआईटी बॉम्बे से आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूँ। कुछ समय पहले ही आईआईटी बॉम्बे के एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था सौरभ लोढ़ा। इनको यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2020 दिया गया था कुछ समय पहले ही। लेकिन एक चीज़ आपको ये भी बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, ये आईआईटी बॉम्बे ने डेवलप किया है ध्रुव नामक एक नेविगेशन चिप है, और एक आपका ध्रुव नामक अल्ट्रा वायलेट आधारित सैनिटाइजर भी बनाया था डीआरडीओ ने।
तो कंफ्यूज मत होना, वो डीआरडीओ ने अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइज़र बनाया है और ये आपका ध्रुव जो है नेविगेशन चिप है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। तो हाल ही में कोविड-19 महामारी के बीच अपने राष्ट्रीय चुनावों का सफलतापूर्वक संचालन करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बन गया है? तो देखिए सर्बिया बन गया है। मैंने यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख सकता था कि विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है, लेकिन मैंने नहीं लिखा। यदि आप हमारा डेली करंट अफेयर का सेशन देखते हैं तो आपको इसका मतलब समझ आ गया होगा कि मैंने यहाँ यूरोप का नाम क्यों लिखा है और किसी महाद्वीप का या विश्व में पहला देश क्यों नहीं लिखा। तो देखिए आपको बता देते हैं, विश्व में पहला देश आपका दक्षिण कोरिया बना था, जिसने कोविड-19 के अंतर्गत अपने यहाँ लोकल चुनाव यानी कि राष्ट्रीय चुनाव करवाए थे। और एशिया का पहला देश भी आपका साउथ कोरिया है, क्योंकि एशिया महाद्वीप में उसकी जो लोकेशन है वो आती है। तो यूरोप की बात करेंगे तो यूरोप का आपका बन गया है सर्बिया। तो देखिए आपको बता देते हैं, जो सर्बिया है उसने हाल ही में अपने मतलब 4 दिन पहले ही उसने अपने यहाँ चुनाव करवाए हैं। और इसी के साथ ही आपको बता देते हैं, कोविड-19 के दौरान विश्व का व एशिया का पहला नेशनल चुनाव कराने वाला पहला देश था दक्षिण कोरिया। ठीक है, इसी के साथ विश्व, पहले इसकी बात कर लेते हैं इन चुनावों की, तो आप स्लाइड ज़रूर देख लेना, मोटी मोटी बातों को आपको बताऊंगा। तो देखिए विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन भी आपके सर्बिया के बेलग्रेड में किया जाएगा। इसका आयोजन पहले भारत करने वाला था, लेकिन इसकी मेजबानी भारत ने छोड़ दी, तो उसके बाद में सर्बिया ने इसकी मेजबानी ले ली है। तो अब इसकी मेजबानी किसकी, जो आपकी विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 होगी, इसकी मेजबानी अब सर्बिया करेगा। हाल ही में सर्बिया के प्रसिद्ध जो टेनिस खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच, उनका नाम ध्यान रखना है क्योंकि वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी के साथ ही जो आपकी सर्बिया है उसकी राजधानी आपकी बन जाती है बेलग्रेड, मुद्रा बन जाती है सर्बियन दिनार, राष्ट्रपति आपके बन जाते हैं अलेक्जेंडर यूकिक। तो इसी के साथ ही अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। तो हाल ही में पाकिस्तान के किस राज्य में पहला हिंदू मंदिर बनाया जाएगा? देखिए बहुत अच्छी खबर है कि अब पाकिस्तान में पहला हिंदू मंदिर बनाया जाएगा। और पहला जो हिंदू मंदिर, पाकिस्तान में वैसे तो बहुत सारे हिंदू मंदिर हैं, लेकिन पाकिस्तान का जो शहर है इस्लामाबाद, उसमें जो इसकी राजधानी भी है पाकिस्तान की, तो इसमें पहला हिंदू मंदिर बनाया जाएगा। और ये जो पहला हिंदू मंदिर बनेगा ये एक क्रिश्चियन मंदिर के रूप में विकसित किया जाएगा और इसमें पाकिस्तानी सरकार 10 करोड़ रुपए खर्च करेगी। तो आपको बता देते हैं पाकिस्तान के बारे में, पहले तो आप इस स्लाइड को जरूर देख लेना। पाकिस्तान के इस्लामाबाद शहर में पहले हिंदू मंदिर की आधारशिला रखी गई। बताया जा रहा है कि इस मंदिर को बनाने के लिए 10 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। भगवान श्री कृष्ण के इस मंदिर को इस्लामाबाद में 20,000 वर्ग फुट में बनाया जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या आपको मतलब आपको पाकिस्तान के बारे में और जानकारी दे देते हैं। तो देखिए जो यहाँ के स्टैटिक जीके पोर्शन को देखेंगे तो इस्लामाबाद यहाँ की राजधानी होगी। आपके जो मुद्रा है वो रहेगी पाकिस्तानी रुपया। अभी वर्तमान में यहाँ प्राइम मिनिस्टर हैं आपके इमरान खान और राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी, जो कि 13वें क्रम के राष्ट्रपति हैं। देखिए एक क्वेश्चन आपका स्टैटिक जीके में और जो छोटे लेवल के एग्जाम होते हैं, जैसे कि आपके आरपी मतलब राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या अर्धसैनिक बल जितने भी होते हैं उनमें ट्रेसमैन के पेपर होते हैं, या आपके रेलवे ग्रुप डी के पेपर होते हैं, एसएससी 10th लेवल 12th लेवल के जो पेपर होते हैं, उनमें बड़ा एक क्वेश्चन मतलब पाकिस्तान से अधिकतर देखने को मिलता है कि जो आपके पाकिस्तान के पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम क्या है। तो देखिए पाकिस्तान के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था लियाकत अली, लेकिन यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं हमारे वो मोहम्मद अली जिन्ना करके आ जाते हैं या अयूब खान करके आ जाते हैं।
तो देखिए अयूब खान या मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे, पहले आपके लियाकत अली खान पीएम बने थे, और जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो पाकिस्तान के राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे। इसी के अलावा आपको बता देते हैं कुछ करंट अफेयर के बारे में। 2019 में पाकिस्तान सरकार ने जो अपना पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय पेय यानी कि नेशनल ड्रिंक जो घोषित किया था वो किया था गन्ने के रस को। सार्क की मेजबानी अब की बार पाकिस्तान करेगा, जो सार्क की बैठक होने वाली है उसकी मेजबानी अब की बार पाकिस्तान करेगा। उमर अकबर का नाम ध्यान रखना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन पर 3 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। सना मीर का ध्यान रखना, पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम की ये एक खिलाड़ी हैं, और कुछ दिनों पहले ही इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम से संन्यास की घोषणा कर दी थी। राहुल देव का नाम याद रखना, पहले पाकिस्तानी हिंदू हैं जिनको पाकिस्तान एयर फोर्स में पहले हिंदू पायलट बनाए गए हैं या बने हैं। सुमन कुमारी का नाम ध्यान रखना, पाकिस्तान में पहली हिंदू महिला जज बनी है 2019 में, और ये 2019 में बहुत क्वेश्चन चला था। मनमीत कौर का नाम ध्यान रखना, पाकिस्तान की पहली सिख महिला पत्रकार हैं, और इन्हें हाल ही में यानी कि कुछ समय पहले ही लंदन में एक प्रतिष्ठित जो पुरस्कार है उसके लिए चुना गया था, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय सिख समुदाय के द्वारा ब्रिटेन में दिया जाता है। इसके अलावा WMF यानी कि वर्ल्ड मॉनिटरिंग फंड द्वारा पाकिस्तान को ग्रे सूची में शामिल किया गया था, और अभी 25 जून मतलब कि 2 दिन पहले की खबर है, 25 जून 2020 को जो ये प्रतिबंध था WMF का ग्रे सूची वाला पाकिस्तान के संदर्भ में, इसको 1 वर्ष के लिए फिर बढ़ा दिया गया है। तो यानी अभी फिर पाकिस्तान 1 वर्ष के लिए ग्रे सूची में शामिल रहेगा। इसके अलावा LOC और रेड क्लिफ जो आपकी रेखाएं हैं ये आपकी पाकिस्तान से लगती हैं। LOC लाइन ऑफ कंट्रोल और रेड क्लिफ जो हमारी बॉर्डर रेखा है यानी कि बॉर्डर सीमा है, इसको हम पाकिस्तान से पाकिस्तान की तरफ से जो भारत के साथ लगती है उसके रूप में जानते हैं। मेक-मोहन रेखा और LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और मेक-मोहन रेखा आपकी पाकिस्तान चीन और भारत के बीच में लगती है। ऐसे ही पाक जल डमरू नाम ध्यान रखना, ये भी काफ़ी कंफ्यूज करने वाला है, पाक जल डमरू संधि। तो ये भारत और श्रीलंका के बीच है, लेकिन काफ़ी बार क्या होता है कि पाक इसमें नाम आता है ना, तो पाकिस्तान से इसको कन्फ्यूजन कर दिया जाता है। तो पाक जल डमरू संधि आप याद रखना, श्रीलंका भारत के बीच में है। और डूरंड रेखा जो आपकी है यानी कि डूरंड बॉर्डर लाइन जो है वो आपकी भारत और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं कि हाल ही में किस देश ने शस्त्र व्यापार संधि में शामिल होने की घोषणा की है। तो ये आपकी कर दी है चाइना ने। तो देखिए हाल ही में चाइना ने विश्व शस्त्र व्यापार संधि में शामिल होने की घोषणा कर दी है। और ये जो आपकी शस्त्र व्यापार संधि है ये होती क्या है। तो देखिए जिन देशों के पास में परमाणु हथियार हैं या बड़े रूप में जो हथियार विकसित कर रखे हैं उन देशों को इसमें शामिल किया गया है, और वो देश इसमें अपना लेखा जोखा रखते हैं शस्त्रों के बारे में। यानी कि जो भी शस्त्र वो बेचते या खरीदते हैं उनके बारे में उनको एक रिकॉर्ड रखना पड़ता है और उनको बताना पड़ता है, समय समय पर उसकी ऑडिट करानी पड़ती है कि जो हथियार उन्होंने बेचे हैं वो किस देश को बेचे हैं और किन संगठनों को बेचे हैं, ताकि उन हथियारों का जो उपयोग है वो किसी मतलब दुष्ट प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होते हैं, या जो विश्व के लिए हानिकारक हो सकते हैं जैसे कि उत्तर कोरिया जैसे देश हैं, तो वो इसका इस्तेमाल ना कर पाएँ। इस संधि को UN यानी कि यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र में 2013 में अपनाया गया था, तथा 24 दिसंबर 2014 को इसे लागू किया मतलब इसको लागू किया गया था। अब आपको बता देते हैं इसका उद्देश्य क्या है। तो दुनिया भर में गैर सरकारी हथियारों की खरीद पर रोक लगाना और अंतर्राष्ट्रीय व क्षेत्रीय शांति बनाए रखना इसका मुख्य उद्देश्य है। वर्तमान में इसके सदस्य 130 हैं, जिनमें से 103 देशों ने, देखिए वर्तमान समय में इसके सदस्य हैं 130, और 103 देश हैं उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में इसको लागू भी कर दिया है।
और इसके अलावा आपको मैं बता दूं 2019 में यूएसए यानी कि अमेरिका इस संधि से अलग होने की घोषणा कर दी थी। और अब आपको बता देते हैं जो ओए काफ़ी बार एक पोस्ट क्वेश्चन मैंने भी देखा है एक दो एग्जामों में कि ये पूछा जाता है कि सशस्त्र व्यापार संधि का निम्न में से कौन सा देश सदस्य नहीं है, तो उसमें आता है इंडिया का नाम। तो क्या इंडिया ऑप्शन में जब इंडिया आता है तो इसमें पूछा जाता है कि क्या इंडिया इसका सदस्य है, तो बिल्कुल नहीं है, याद रखेंगे आप। इसके अलावा चीन की बात हो रही है, तो आप ये स्लाइड पर ज़रूर पढ़ लेना। आपको पीडीएफ में भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जो कि हमारे वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और आपको अब इस क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए जो चाइना है इसकी राजधानी बीजिंग है, जिसमें संघाई कोऑपरेशन और एआईडीबी यानी कि एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर भी स्थित है। और 2022 के विंटर ओलंपिक भी यहीं पर आयोजित किए जाएंगे। मुद्रा यहाँ की रिमिम्बी है। और राष्ट्रपति आपके सी जिनपिंग हैं। और बाकी का तो आपको पता ही है कि चाइना ने भारत के साथ क्या हिसाब कर रखा है। प्रीमियर आपके कौन हैं, आपको शायद नहीं पता होगा प्रीमियर क्या होता है। हम आज आपको बताने वाले हैं कि प्रीमियर जो चीन से संबंधित एक शब्द है, प्रीमियर एक पद होता है चीन में, वो क्या है। तो जैसे भारत में प्रधानमंत्री होते हैं ऐसे ही चीन में प्रीमियर होते हैं, ना कि पीएम होते हैं, यानी कि प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, प्रीमियर होता है। और आपके वर्तमान में जो चीन के प्रीमियर हैं वो हैं ली कैंगियांग। ली कैंगियांग आपके प्रीमियर हैं। इसी के साथ संसद आपकी नेशनल पीपल कॉन्फ्रेंस है। और जो युआन है, युआन आपकी एक यूनिट है रिमिम्बी की। और जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है ना चीन का, उसमें यूनान को नहीं, युआन को मान्यता दी जाती है, मतलब कि युआन में लेन देन आपका होता है। आधिकारिक मुद्रा वैसे रिमिम्बी है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो चीन के बारे में आपको फटाफट से कुछ करंट जीके भी बता देता हूँ, करंट अफेयर से संबंधित बता देता हूँ। तो हाल ही में चाइना ने बांग्लादेश से आने वाले सभी सामान पर 97% यानी कि 97% टैरिफ में छूट दे दी है। इसी के साथ 2022 के पैरा जो एशियन गेम्स होंगे वो बीजिंग में चाइना में होंगे। थर्ड एशियन यूथ गेम्स आपके जो 2020 में होने वाले हैं वो आपके 2020 में नहीं, सॉरी 2021 में होंगे। वो आपके सांगट्याओ चीन में होंगे। एशियन गेम्स 2022 आपके झांगझू चीन में होंगे। इसी के साथ ही DCEP यानी कि डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट चाइना की डिजिटल करेंसी है, जिसको हाल ही में इसने लॉन्च किया है। इसके अलावा और क्या है, हाँ, अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट फिलिंग जो है उसमें चाइना ने विश्व में टॉप पोजीशन प्राप्त की थी अभी 2020 में। और हाल ही में चीन ने अपने पहले मानव रहित ड्रोन का परीक्षण किया था, जो बॉर्डर्स पर टेंशन चल रही है उस बीच में। तो इसका नाम था, ड्रोन का नाम था AR500C। इसी के साथ सिंगयून 2001-2002 नामक दो अंतर्राष्ट्रीय उपग्रहों को भी इसने सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट का हाल ही में इसने परीक्षण किया है। और तियांगवेंग फर्स्ट यानी कि तियांगवेंग 1 ये आपका चाइना का पहला मंगल अन्वेषण मिशन है। तो इन चीज़ों के बारे में आप ज़रूर ध्यान रखेंगे चाइना से। बाकी अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए हाल ही में वसीम जाफर को किस राज्य के क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। तो वसीम जाफर बन गए हैं उत्तराखंड राज्य टीम के मुख्य कोच। तो आपको बता देते हैं जो वसीम जाफर हैं वो पूर्व भारतीय बल्लेबाज हैं, यानी कि भारत की टीम में खेलने वाले पूर्व बल्लेबाज हैं। और इनको अभी हाल ही में उत्तराखंड टीम का मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। ये पहले ऐसे भारतीय बल्लेबाज हैं
जिन्होंने रणजी ट्रॉफी में, जो रणजी ट्रॉफी होती है उसमें 11,000 रनों का रिकॉर्ड बनाया है और अभी तक इनका रिकॉर्ड कोई तोड़ भी नहीं पाया है। तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन, इसके साथ ही आपको स्लाइड भी प्रोवाइड करवा देंगे और ये आपके इनसे संबंधित कुछ स्लाइडें हैं। बाकी इस पर अगर विस्तार से चर्चा करें क्वेश्चन पर, तो आपको देखो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ खिलाड़ियों से, भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों से संबंधित, जो अभी किसी न किसी रूप में चर्चाओं में रहे हैं। तो देखिए, सौरभ गांगुली जो कि वर्तमान में बीसीसीआई अध्यक्ष हैं, और इनको अभी जो JSW सीमेंट है उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, और इनके साथ में ही जो सुनील छेत्री हैं जो कि भारतीय फुटबॉल टीम के आपके कप्तान हैं या कि कैप्टन हैं, उनको भी सौरभ गांगुली के साथ में JSW सीमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ऋषभ पंत ये भी एक क्रिकेटर हैं और इन्हें JSW स्टील का ब्रांड एम्बेसडर कुछ समय पहले ही बनाया गया था। MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, पोकर स्टार, पोकर स्टार एक आपका ऑनलाइन ताश का खेल है, यानी कि ऑनलाइन कार्ड्स गेम है, इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है MS धोनी को। विराट कोहली, MPL जो गेम आता है, आप टीवी में प्रचार देखते होंगे MPL, तो MPL गेम्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है विराट कोहली को। रोहित शर्मा, तो रोहित शर्मा का नाम आप ध्यान रखना, दुबई की किंग किंगडम एकेडमी के और IIFL के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में ये नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा देहरादून की बात कर लेते हैं, तो देखिए उत्तराखंड की बात कर लेते हैं, तो उत्तराखंड की राजधानी रहेगी देहरादून, और अभी हाल ही में इसकी नई राजधानी घोषित की गई है गैरसैंण। तो दो राजधानी हो जाएगी देहरादून और गैरसैंण। CM रहेंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर रहेंगे बेबी रानी मौर्य। इसी के साथ ही भारत का पहला ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज आपका ऋषिकेश गंगा नदी पर हरिद्वार में बनाया जाएगा। और जो आपका योग महोत्सव अभी आपका बनाया गया था 7 दिन के लिए, साप्ताहिक योग महोत्सव बनाया गया था, वो भी आपका हरिद्वार ऋषिकेश में संपन्न किया गया था। इसी के साथ ही भारत का पहला कृषि भूमि को लीज पर देने वाला राज्य आपका बन गया है उत्तराखंड, और भारत का सबसे ऊंचा बांध आपका उत्तराखंड में ही है, जिसको हम टिहरी बांध के नाम से जानते हैं, जो कि भागीरथी नदी पर बना है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका नाम हैली नेशनल पार्क के रूप में जाना जाता था पहले, ये इसका भी नाम ध्यान रखना है, क्योंकि कोविड-19 के जो लक्षण वाले जानवर थे उनको क्वारंटाइन करने के लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। संपर्क दीदी मोबाइल ऐप और दृष्टि पोर्टल लॉन्च किया था आपका उत्तराखंड सरकार ने। तो ये सारी जानकारी आपको याद रखनी है। बाकी जो आपके वसीम जाफ़र हैं उनके बारे में जो डिटेल है वो आपको स्लाइड में मिल जाएगी। स्लाइड को PDF ज़रूर कर लें। स्लाइड आपकी जो है PDF आपकी हमारे इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। हाल ही में किस बैंक ने सूक्ष्म उद्यमियों के लिए KBL माइक्रो मित्र सुविधा शुरू की है? तो ये करिए आपकी कर्नाटक बैंक ने। तो देखिए, आपको बता देते हैं, जो आपकी कर्नाटक बैंक है उसने ये सुविधा शुरू की है, और इसमें होगा क्या, तो देखिए, यह सर्विस जो ये सुविधा है KBL माइक्रो मित्र सुविधा, ये छोटे व्यापारियों हेतु शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत छोटे उद्यमी या व्यापारियों को 10 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। कुछ दिनों पहले कर्नाटक बैंक ने कोविड-19 को कवर करने हेतु हेल्थ पॉलिसी भी लॉन्च की थी, जिसमें 399 यानी कि 399 रुपीज़ में प्रीमियम, जो 399 रुपये का जो प्रीमियम था उसमें 120 यानी कि 120 दिनों के लिए 3 लाख रुपए का बीमा कवर दिए जाने की घोषणा की थी। इसी के साथ ही जो आपकी कर्नाटक बैंक है, इसकी स्थापना 1924 में मंगलोर में हुई थी। एक मंगलोर शहर है कर्नाटक में, और
इसका हेडक्वार्टर आपका मंगलौर में है और एमडीसीओ इसके महाबलेश्वर एमएस है, जिनका अभी री अपॉन मतलब कि इनको वापस से मतलब इनका एमडीसीओ बनाया गया है, मतलब इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। इसी के साथ ही अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में पूर्णिमा जनेन का निधन हो गया है। ये रही हैं प्रसिद्ध, तो आपको बताना है ये क्या प्रसिद्ध रही हैं। तो ये प्रसिद्ध शूटर रही हैं, यानी कि निशानेबाज रही हैं। ये 10 मीटर एयर राइफल की शूटर रही हैं और इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में एक रिकॉर्ड भी बना रखा है, जिसको अभी तक किसी ने नहीं तोड़ा है। देखिए, पूर्व भारतीय शूटर खिलाड़ी व कोच पूर्णिमा जनेन का कैंसर के कारण हाल ही के दिनों में निधन हो गया है और इन्होंने कई विश्व या अंतर्राष्ट्रीय लेवल की जो प्रतियोगिताएं, जैसे कि ISF इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन, इसके अलावा AW कप और कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप जैसी स्पर्धाओं में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। इनको महाराष्ट्र की जो सरकार है, उन्होंने शिव छत्रपति खेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। तो बस इनके बारे में आप इतना ही याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में जारी किसकी रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय यानी कि PCI 2021 में 4.5% से कम हो जाएगी। तो SBI की रिपोर्ट के अनुसार ये भारत की प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर्सनल कैपिटल इनकम 2020-21 में 5.4% से कम हो जाएगी। तो आपको बता देते हैं, इसकी SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वर्तमान में मुंबई में है और वर्तमान इसके MD हैं रजनीश कुमार। SBI अपने लाभ का 25% डोनेट करने की SBI अपने लाभ का 0.25% डोनेट करेगा कोविड-19 के लिए। इसके अलावा SBI ने BSNL के साथ मिलकर एक नए वॉलेट को विकसित किया है, जिसका नाम है इंस्टा पे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसी के साथ ही अगली क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। तो भारत सरकार ने 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर की खरीद के लिए PM केयर्स फंड से कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो 2000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो आपको बता देते हैं, हाल ही में जो PM केयर फंड है, कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है। कोविड-19 के प्रभाव को रोकने व चिकित्सा सेवा देने के साथ साथ मोदी जी ने PM केयर फंड लॉन्च किया था। और जो PM केयर फंड है, इसमें आपके सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सरकार द्वारा चलाए जा रहे कोविड-19 समर्पित अस्पतालों को 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर की आपूर्ति के लिए 2000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसके अतिरिक्त प्रवासी कामगारों के कल्याण के लिए 1000 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। कुल राशि से महाराष्ट्र के 181 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के लिए 103 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। तमिलनाडु सरकार के लिए 83 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। गुजरात के लिए 66 करोड़ रुपए, दिल्ली के लिए 55 करोड़, पश्चिमी बंगाल के लिए 53 करोड़, बिहार के लिए 51 करोड़, मध्य प्रदेश के लिए 50 करोड़, राजस्थान के लिए 50 करोड़ और कर्नाटक के लिए 34 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखिए, जिस भी PSC का एग्ज़ाम होता है, यानी कि जिस भी स्टेट के PSC का एग्ज़ाम होता है, वो स्टेट PSC के स्टूडेंट्स जो भी उस एग्ज़ाम को देने वाले हैं, वो अपने राज्य की याद रखें कि उनके राज्य को PM केयर फंड से कितने वित्तीय रुपये मतलब कितने रुपए की सहायता राशि या वित्तीय सहायता राशि दी गई है PM केयर फंड से। जैसे कि मैं राजस्थान से हूँ, तो देखिए, मैं राजस्थान की जो PSC RPSC एग्ज़ाम होते हैं, यानी कि राजस्थान पब्लिक कमीशन सर्विस के जो एग्ज़ाम होते हैं, उनमें राजस्थान के लिए अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो ये आएगा
कि पीएम केयर फंड से कितनी धनराशि राजस्थान को आवंटित की गई है, तो मैं याद रखूंगा 50 करोड़ रुपए। तो इसी तरह से जो जो भी पीएससी स्टेट पीएससी के स्टूडेंट हैं वो अपने राज्यों के बारे में याद रखेंगे। अब आपको बता देते हैं कि देखिए जो पीएम केयर फंड्स है इसकी भी फुल फॉर्म होगी। तो फुल फॉर्म क्या होगी, देखिए प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलाइफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड, मतलब कि इमरजेंसी में दिए जाने वाला फंड। तो ये इसकी फुल फॉर्म होगी। अब आपको बता देते हैं इस पीएम केयर फंड की एक और बात। तो देखिए कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए पीएम केयर फंड यानी कि प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति में राहत निधि की स्थापना। तो मैं कहने का मतलब था कि इसकी स्थापना का याद रखना, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इससे 2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे एग्जामों में। तो देखिए 28 मार्च 2020 को इसकी स्थापना की गई थी। कोरोना वायरस के प्रकोप से उत्पन्न किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति या संकट से निपटने के लिए और इस महामारी से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के मुख्य उद्देश्य से यह समर्पित राष्ट्रीय कोष बनाया गया था। तो ये आपको याद रखना है और इसमें कितनी राशि आवंटित की गई थी ये भी आपको याद रखना है कि शुरुआत में कितनी राशि इसमें आवंटित की गई थी। तो देखिए इसी के साथ आपको अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। तो हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने भारत के कितने शहरी बैंकों और बहुराज्यीय सरकारी बैंकों को आरबीआई की निगरानी में लेने का फैसला लिया है? तो ये लिया है 1540 जो आपकी शहरी मतलब कि अर्बन जो कोऑपरेटिव्स हैं और स्टेट जो कोऑपरेटिव्स हैं, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स बैंक हैं, उनको लेने का घोषणा कर दी है। तो देखिए आपको बता देते हैं वर्तमान में भारत में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक यानी कि शहरी बैंक जो हैं, शहरी सहायता बैंक, जिनकी संख्या 1482 है और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हैं, इनकी संख्या 58 है। तो इन सब बैंकों को आरबीआई के अंतर्गत ले लिया गया है। अब इन बैंकों का नियमन और ऑडिट आरबीआई के नियमानुसार की जाएगी। इन बैंकों पर संकट की स्थिति में इनके बैंक बोर्ड पर, मतलब कि अगर ये बैंक किसी भी प्रकार के संकट में आती हैं, ज़्यादातर बैंक संकट में क्या आती हैं, वित्तीय संकट में आती है, मतलब कहते हैं ना उसको, दिवालिया होने की कगार पर जब आ जाती हैं बैंक, तो ऐसी स्थिति में इन बैंकों पर जो बैंक बोर्ड हैं उन पर आरबीआई का नियंत्रण रहेगा। बाकी आरबीआई की भी चर्चा कर लेते हैं। तो पहले इससे संबंधित क्वेश्चन आपको और डिटेल से बता देते हैं। तो देखिए सरकार ने सभी सरकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की निगरानी में लाने के लिए 24 जून को एक अध्यादेश पारित किया है। अध्यादेश को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद देश के 1482 यानी कि 1482 शहरी सहकारी बैंक और 58 बहु राज्य सहकारी बैंक आरबीआई की निगरानी में यानी कि सुपरवाइजरी पावर के अंतर्गत आ जाएंगी। यह अध्यादेश इन बैंकों में जमाकर्ताओं की राशि को सुरक्षित रखने का आश्वासन देने के लिए दिया गया है। अब आरबीआई की शक्तियां जैसे कि अनुसूचित बैंकों पर लागू होती हैं, वैसे ही अब सरकारी बैंकों के लिए भी लागू होंगी। तो ये आपकी आरबीआई से संबंधित जानकारी थी। अब आपको आरबीआई के बारे में बता देते हैं। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में, मतलब स्थापना तो इसकी 1934 में हो गई थी, लेकिन इसका कार्य का संचालन, तो हम तो कार्य का जो संचालन है उसको ही मानेंगे। तो 1 अप्रैल 1935 में इसका कार्य संचालन शुरू हुआ। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और इसके वर्तमान में जो गवर्नर हैं, मतलब कि प्रेजेंट गवर्नर हैं, वो आपके शशिकांत दास हैं जो कि 25वें क्रम के गवर्नर हैं। इसके अलावा डिप्टी गवर्नर जो आरबीआई में होते हैं वो होते हैं आपके 4
लेकिन अभी फिलहाल में आपके 3 हैं, तो वो 3 कौन कौन है? तो बीपी कानूगो, एम के जैन और एमडी बत्रा। जो एमडी बत्रा हैं वो कुछ समय पहले ही आपके, नहीं, बीपी कानूगो आपके कुछ समय पहले ही इसके डिप्टी गवर्नर बने थे। तो ये जानकारी थी इस क्वेश्चन से संबंधित। अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी के लिए आयोजित आभासी मंत्री परिषद सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो वी मुरलीधरन ने किया है। तो देखिए वी मुरलीधरन ने इसका किया है। तो आज वी मुरलीधरन पर आपको हमने बता दिए 2 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन आपको हमने वी मुरलीधरन से बताए हैं। तो जो आपको हमने पहला क्वेश्चन बताया था, वो आपको हमने बताया था वी मुरलीधरन से संबंधित। देखिए ये रहा, विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो हमारी जो योगा विश्वविद्यालय खुला है अमेरिका में लॉस एंजलिस में, उसका उद्घाटन किया है। और इसके अलावा ये आपका दूसरा क्वेश्चन आ गया है। तो देखिए हाल ही में केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री हैं आपके वी मुरलीधरन, और इन्होंने ही संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी की इस बैठक में हिस्सा भारत की तरफ से लिया था। और जो ये बैठक थी ये आयोजित की गई थी आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। तो इस सम्मेलन में भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए 10 बिलियन डॉलर सहायता राशि देने की घोषणा की है। इस राशि में जो ये राशि है ये अगले 2 वर्ष के लिए, मतलब 2 किस्तों में दी जाएगी, मतलब 2 वर्षों में 2 किस्तों में दी जाएगी। इसके अलावा आपको बता देते हैं कि जो ये आपके वी मुरलीधरन साहब हैं, तो कुछ समय पहले भी भारत सरकार ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए 5 मिलियन डॉलर देने की घोषणा की थी, जिसे 2020 में दिया जाएगा। यानी कि जो ये अभी घोषणा की गई है 10 बिलियन डॉलर्स की, ये आपकी अगले साल से चालू होगी। लेकिन 2020 में जो अब से पहले जो घोषणा कर रखी है 5 मिलियन डॉलर्स की, वो आपकी दी जाएगी इसी वर्ष। अब आपको इसके बारे में बता देते हैं। तो देखिए जो आपका संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी है, इसको हम UNRWA यानी कि यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्कर्स एजेंसी के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए इसकी स्थापना 1949 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर अम्मान जॉर्डन और गाजा पट्टी पर स्थित है। गाजा पट्टी का नाम सुना होगा आपने, जहाँ अक्सर युद्ध चलते रहते हैं। इजराइल और ये जो फिलिस्तीन वगैरह देश हैं, इनके आपस में यहाँ युद्ध चलते रहते हैं। तो इसी के लिए इसका निर्माण किया गया था कि उन युद्धों में या जो उन हाथापाइयों में जो लोग मर जाते हैं या जो बेघर हो जाते हैं, उनकी सहायता के लिए ही ये UNRWA बनाया गया है। और इसके वर्तमान जो जनरल हैं, मतलब कि कार्यकारी जनरल हैं, वो हैं क्रिश्चियन सॉन्डर्स। ये आप रखेंगे। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। तो हाल ही में इंडिया फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विस, जिसका नाम है इप्टाज, के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो टी रविशंकर नियुक्त किए गए हैं। तो ध्यान रखना, इंडिया फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विस इप्टा ने टी रविशंकर को संगठन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। और इप्टा जो है भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। टी रविशंकर वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक फॉर पेमेंट सिस्टम, सूचना प्रौद्योगिकी, जोखिम प्रबंधन और निपटेक के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं। और उन्हें इप्टाज के अध्यक्ष के रूप में समवर्ती प्रभार
पदेन प्रभार संभाला है। इसके अलावा एक संगठन के डॉक्टर एन राजेंद्रन को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ इसमें बनाया है। तो ये आज के आपके क्वेश्चन थे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। इनको आप ज़रूर एंड तक देखें और बिना स्किप किए हुए देखें और पूरा इस वीडियो का फ़ायदा उठाएं। साथ में जो एक्स्ट्रा डिटेल बताई जाती है उसको आप अपने नोटबुक में ज़रूर नोट करें और अपने घर पर रहकर अपने सभी दोस्तों को इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने सभी दोस्तों को इसका फ़ायदा पहुंचाएं। अगले सेशन में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ, नमस्कार।